NCERT क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फ्रिक्शन में। राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, जब हम पैडल करना बंद कर देते हैं, द बाइसाइकिल बिगिंस टू स्लो डाउन, साइकिल क्या है धीरे धीरे रुकने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पैडल करते हैं तो हम लोग एक फोर्स लगाते हैं जिससे डायरेक्शन आगे, मतलब हम लोग आगे की डायरेक्शन में बढ़ते हैं। लेकिन जब हम पैडलिंग छोड़ देते हैं तो फिर यहाँ पर हम लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो ये तो हट गया। तो सिर्फ एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो रफ सरफेस पे लगता है, और वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे घटती रहती है, क्योंकि वेलोसिटी आगे है पर यहाँ पर एक्सेलरेशन फिर पीछे हो जाता है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटती रहती है क्योंकि हमने अपनी तरफ से आगे की तरफ फोर्स लगाना छोड़ दिया है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन ऑर्डर टू कीप द साइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। अगर हम चाहते हैं साइकिल और आगे बढ़ती जाए तो हम लोग पैडलिंग आगे करते रहेंगे, मतलब हमें पैडलिंग आगे करती रहनी पड़ेगी। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, मतलब उस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं, कौन बैलेंस्ड है, कौन बैलेंस्ड नहीं है, ये सब हमें 11th में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसका डायग्राम बना के हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी बस हमें इतना ध्यान रखना है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन को अब बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमने साइकिल को रोक दिया, मतलब पैडलिंग करना रोक दिया, तो वो आगे चल रही है, ठीक है। लेकिन जो फ्रिक्शन है उसकी स्पीड को या उसकी वेलोसिटी को घटाते जा रहा है ना। तो अब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, तो उसके कारण क्या होता है, साइकिल रुकना शुरू हो जाती है। पर अगर किसी तरह नेट एक्सटर्नल फोर्स भी हट गया, फ्रिक्शन भी किसी तरह हट गया, तो क्या होगा, साइकिल आगे बढ़ती जाएगी। जब हमने इसे रोका उस समय जो इसकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी, उसी स्पीड से वो आगे बढ़ती जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड से, क्योंकि उसको कम करने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो अब ये सब खुद भी एक बार देखिएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आप समझ के अभी आगे बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे होते जाएंगे। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस, फोर्स मतलब पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स, ठीक है, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग कह सकते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस दैट इज पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। तो अगर वो बैलेंस हो जाए एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, और उसमें कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज इन। तो हमने देखा था जब कोई एक फोर्स या यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पे, तो क्या क्या चेंज हो सकता है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है या फिर उसके डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। तो दोनों अगर चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर, वेक्टर कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। तो फिर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का चेंज कैसे हो सकता है, या तो डायरेक्शन का चेंज हो जाए या फिर मैग्नीट्यूड का चेंज हो जाए। तो या तो स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन माना जाएगा। तो इस मोशन को हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण होता है, और अनबैलेंस्ड फोर्स से एक्सेलरेशन होता है, हम लोग कैसे भी समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों में से कोई भी चेंज करेंगे, वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। तो ये चेंज तभी होगा जब तक एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर कोई और फोर्स उसको बैलेंस कर दे तो फिर ये चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ेगी, या फिर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। इफ़ दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिमूव्ड कम्प्लीटली, तो अगर किसी तरह पूरी तरह इस अनबैलेंस्ड फोर्स को हटा दिया गया, the object would continue to move with velocity it has acquired till then। तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा जिस वेलोसिटी से वो तब वहाँ था जहाँ से अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस कर दिया गया, हटा दिया गया, तब उस समय जो वेलोसिटी होगी उससे वो आगे बढ़ता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एन अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। मार्बल मतलब मार्बल का वहाँ केस है, इसलिए मार्बल, वैसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख सकते हो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एनसीईआरटी में
मार्बल का एक्सपेरिमेंट जो गैलीलियो ने किया था, तो उनके एक्सपेरिमेंट को वहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। एन अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है या वेलोसिटी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एन अनबैलेंस या फिर एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन। पर एक बार यूनिफॉर्म मोशन में आ गया तो फिर उस यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करने के लिए कोई हमें फोर्स नहीं चाहिए, वो अपने आप कंटिन्यू होता रहेगा, अपने नेचर के कारण अपने आप कंटिन्यू होता रहेगा, बस हमें अनबैलेंस्ड फोर्स को हटा देना है। ठीक है, तो नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन, उसको सस्टेन करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए हमें कोई नेट फोर्स फिर नहीं चाहिए उसके यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करने के लिए। इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव अ ज़ीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, हम लोग कम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ज़ीरो करना बहुत मुश्किल होता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि फ्रिक्शन रहता ही है। ठीक है, हमें जो चाहिए उसके अनुसार हम कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट बोलें या फिर वो पूरी तरह हट ही जाए तो फिर वैसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि दिस इज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स acting opposite to the direction of motion. The effect of frictional force may be minimized by using a smooth plane and providing a lubricant on the top of the planes. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट है वो इफेक्ट कम हो सकता है अगर हम लोग स्मूथ प्लेन का यूज़ करें या फिर कोई ल्यूब्रिकेंट का यूज़ करें ऑन द टॉप ऑफ प्लेन्स। ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं जब उन पर कोई फोर्स नहीं हो, कोई नेट अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोस आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो न्यूटन ने स्टडी किया था, तो उनके पहले गैलीलियो गैलीली थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और फिर ऑब्जर्वेशन से मोशन और फोर्सेस के बारे में बताया था। तो न्यूटन ने गैलीलियोस के आइडिया को स्टडी किया फोर्स और मोशन पे, और न्यूटन ने फिर प्रेजेंट किया 3 फंडामेंटल लॉज। तो उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज बताए दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो स्टडी करने के बाद 3 फंडामेंटल लॉज उन्होंने बताए, जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। तो एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर वो मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगा। अनलेस कंपेल्ड टू चेंज, अनलेस उसको कंपेल किया गया चेंज करने के लिए, किसके द्वारा, अप्लाइड फोर्स के द्वारा। तो अप्लाइड फोर्स लगाकर उसको चेंज किया गया, उसके मोशन को चेंज किया गया, उसके स्टेट मतलब रेस्ट स्टेट या मोशन स्टेट को चेंज किया गया। अगर वो अनबैलेंस या नेट फोर्स नहीं लगता तो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट पर ही रहता, और जो मोशन में है वो मोशन पर ही रहता। तो ये फर्स्ट लॉ है। इसकी अलग अलग स्टेटमेंट भी हो सकती है, पर जनरल इसका यही मीनिंग है। अगला अब हम लोग देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो अभी हमने फर्स्ट लॉ में देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, अनलेस कंपेल मतलब उसको कंपेल किया गया कि उसका मोशन या उसका स्टेट चेंज हो। अगर कंपेल नहीं किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, तो वो चाहेगा वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहे, वो मोशन में है तो वो मोशन पर ही रहे। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है एक ऑब्जेक्ट का, टू रेजिस्ट मतलब जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आता है जो उसके स्टेट को चेंज करना चाहता है, वो उसको रेजिस्ट करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है एक ऑब्जेक्ट का, नेचुरल प्रॉपर्टी है उसकी, उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो क्वालिटेटिव वे में हम लोग समझ सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो जो अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पर रहने चाहेंगे, अगर वो मोशन में तो वो मोशन पर रहना चाहेंगे। तो उनकी जो टेंडेंसी होती है टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज नोन एज इनर्शिया, इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, इसका अच्छे से बताया गया एनसीईआरटी में, आप रीडिंग करिएगा। तो सेफ्टी बेल्ट तो प्रोवाइड होती हैं कार्स में, बसेस में, है ना, व्हीकल्स में। तो वो क्यों होती है,
we tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car। ठीक है, तो क्या होता है कि जब गाड़ी आगे बढ़ती है, बस आगे बढ़ती है, मान लेते हैं बस है, तो जो सीट है उसके रेस्पेक्ट पे हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट पर ही रहते हैं, हम लोग मूव नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि सीट और हम लोग दोनों क्या करते हैं, बस के संग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे दोनों के रिस्पेक्ट में सीट और हमारे बीच में कोई मोशन नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि बस आगे बढ़ रही है तो उसके साथ लगी हुई सीट आगे बढ़ रही है और हमारा कॉन्टैक्ट सीट के साथ है, तो हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अचानक जब ब्रेक अप्लाई होता है या फिर बस धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो धीरे धीरे स्टॉप होता है। ठीक है, लेकिन जो अपर पार्ट होता है वो मूव करता रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग आगे मूव कर लेते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। पर यहाँ पर ये बोला गया है कि हम लोग सीट और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और अभी रेस्ट पर होते हैं, हम दोनों में कोई मोशन नहीं होता है। तो जब ब्रेक्स अप्लाई होता है तो धीरे धीरे कार या बस स्लो डाउन होती है, लेकिन जो हमारा बॉडी होता है वो इस सेम स्टेट पर रहना चाहता है, वो स्लो नहीं होना चाहता है, वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया। ये प्रॉपर्टी होती है कि जो पहले का मोशन था, चाहे स्टेट हो या फिर मोशन में हो, तो वो वही कंटिन्यू करना चाहता है। अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो गाड़ी धीरे धीरे स्लो होती है, फिर अचानक जब ब्रेक लगाया जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो लोअर पोर्शन होता है वो रुक जाता है, लेकिन जो अपर पोर्शन होता है वो अभी भी आगे बढ़ना चाहता है, तो वो हल्का आगे बढ़ जाता है और हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं या आगे की तरफ फॉल कर जाते हैं। तो हम लोग जो फॉल करते हैं वो हम लोग बस की स्पीड से फॉल करते हैं, तो अगर ज़्यादा स्पीड में बस होगा और ब्रेक लगेगा तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्पीड से आगे की ओर फॉल होगी। ठीक है, तो अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो इसके कारण हमें इंजरी हो सकती है बाय कॉलिजन विद पैनल्स इन द फ्रंट, तो जो आगे के पैनल्स हैं या शीशा या कोई भी सीट वगैरह है तो उससे हम टकरा सकते हैं और इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसलिए सेफ्टी बेल्ट्स होता है। तो सेफ्टी बेल्ट्स क्या होता है, वो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर, तो जब आगे की तरफ झुकते हैं तो वो रोक देता है आगे बढ़ने की तरफ, वो पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हुए आगे बढ़ने नहीं देता है, जिसके कारण वो बैलेंस करता है जो आगे की फोर्स आई है हमारे ऊपर। ठीक है, बस के अचानक रुकने से, तो इसलिए सेफ्टी बेल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक जनरल में अंडरस्टैंडिंग था कि हम लोग आगे क्यों झुकते हैं, तो ये एनसीईआरटी में भी पूछा गया है, मतलब इन टेक्स्ट में क्वेश्चन। फिर इसका एक और अपोजिट होता है कि व्हेन अ बस बिगन्स टू मूव, अब बस रुकी हुई है, वो चल नहीं रही है, अचानक जब वो चलना शुरू होती है तो हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं। तो व्हेन अ बस बिगन्स टू मूव सडनली वी फॉल बैकवर्ड्स, ऐसा क्यों, क्योंकि बस और फीट अभी सब रेस्ट में, तो मान लीजिए हम लोग खड़े हैं या बैठे हैं तो हमारी जो लोअर बॉडी है वो भी रेस्ट पे है। ठीक है, जैसे ही बस इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, फ्लोर से कॉन्टैक्ट में अगर फीट है और अगर लोअर बॉडी है तो सीट से कॉन्टैक्ट में है, बट अवर बस एंड अवर फीट मूव फॉरवर्ड, तो जैसे ही बस आगे बढ़ती है रेस्ट से, तो हमारा जो फीट जो बस से कांटेक्ट में, बस से सीट या फ्लोर कांटेक्ट में, उससे हमारा फीट या बॉडी लोअर बॉडी कांटेक्ट में, तो वो आगे बढ़ती रहती है, लेकिन हमारी जो अपर बॉडी होती है वो रेस्ट पर रहना चाहती है, क्योंकि वो शुरू में रेस्ट पर रही थी तो इनर्शिया के कारण वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। तो हमारा फीट या लोअर बॉडी आगे बढ़ जाता है पर अपर बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है, वो पीछे रह जाता है, तो हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग पीछे की तरफ फॉल हो जाते हैं। व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, तो जब भी जैसे यहाँ पर हम लोग बस में आगे चल रहे हैं, बस में यहाँ पर एक घुमाव है, तो बस जब इधर जाती है तो हम लोग इस तरफ मतलब एक तरह से थ्रो हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग की बॉडी इस तरफ मतलब हम लोग इस तरफ थ्रो से हो जाते हैं। ठीक है, उधर झुकते जाते हैं इस डायरेक्शन में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जब स्ट्रेट लाइन मोशन में जाते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही चलना चाहती है, लेकिन जैसे ही हम लोग इधर टर्न करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी अभी स्ट्रेट लाइन में ही चलना चाहती है, तो हम पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स सा लगता है। ठीक है, इनर्शिया के कारण, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहते हैं, पर अचानक बस इंजन के कारण इंजन पे फोर्स लगा तो वो लेफ़्ट मुड़ रही है, तो हम लोग क्या होते हैं राइट की तरफ थ्रो से हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा करके हमारे संग कुछ कुछ होता है। तो व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन एट वन साइड, वी टेंड टू कंटिन्यू द स्ट्रेट लाइन मोशन, तो हम लोग चाहते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन ही कंटिन्यू करें, लेकिन जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स बाय द इंजन वो अप्लाई होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार,
वी स्लिप टू वन साइड, हम लोग एक साइड को स्लिप हो जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ अवर बॉडी। हमारा बॉडी सीधा ही जाना चाहता है पर फिर इंजन लेफ्ट मूव करता है तो हमारा बॉडी इनर्शिया का वो चेंज नहीं करता है और वो स्लिप हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इनर्शिया एंड मास। तो इनर्शिया एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, एक क्वालिटी थी, एक नेचर था जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो मोशन है जो चेंज करना चाहते हैं हमारे स्टेट को, उसको हम लोग रेजिस्ट करते हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव में भी डिफाइन कर सकते हैं, किसमें ज़्यादा इनर्शिया है किसमें कम इनर्शिया है, ऐसे करके तो उसको हम लोग मास कहते हैं। तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एक क्वान्टिटेटिव एनालिसिस होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग साइंसेज में। केमिस्ट्री में भी आगे आप पढ़िएगा 11th में कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कैसे हम लोग क्वांटिटी अब पता करते हैं एलिमेंट्स की, क्वालिटी पता करते हैं कौन सा एलिमेंट है। तो ऐसे क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साइंसेस में। तो इनर्शिया एंड मास, अ रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहता है, वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहता है, अगर वो मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहता है, इसलिए उसको कंपेल किया जाता है चेंज करने के लिए बाय एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। If it is at rest, it tends to remain at rest. If it is in motion, it tends to keep moving. This property of an object is called inertia. इसे हम लोग inertia कहते हैं। अब do all the bodies have the same inertia? क्या सभी बॉडी का सेम inertia होता है? तो नहीं होता है। Heavier objects offer larger inertia. तो जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी होते हैं उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो क्वांटिटेटिवली जब हम लोग इनर्शिया को मेज़र करते हैं तो हम लोग उसके मास से मेज़र करते हैं, जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। तो ये नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, नेचुरल टेंडेंसी होता है हर एक ऑब्जेक्ट में जो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो उस इनर्शिया को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मास से मेजर करते हैं। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरी की। इसमें हमने इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी किया कि इसमें क्या है। आप और अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस इसके बना सकते हैं। क्लास नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इनर्शिया पे बेस्ड है। अभी एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक है तो उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।